गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर 1 11th क्लास का है और 11th क्लास के बच्चों के लिए ये मेरी सेकंड या थर्ड वीडियो है, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो फर्स्ट लेसन से मैंने स्टार्ट की है। और ये दोनों ही बच्चों के लिए की है, पुराने और नए दोनों बच्चों के लिए, ताकि वे अंडरस्टैंड कर सकें। और जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं 1 बाय 1 हर टॉपिक आपको वाई वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपका काम ये होगा, आप मुझे ये बताएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या जो मैटर आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ क्या वो सही से आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, क्या बनाने का कोई बेनिफिट है या नहीं, बस इतना आप मुझे ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन। जो भी चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है उससे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि इंट्रोड्यूस करना। जैसे हम कभी स्पीच कंपटीशन या फिर पोएम कंपटीशन में जाते हैं तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कौन सी क्लास का छात्र हूँ। तो उसी प्रकार इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बताया गया है। तो क्या है, अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो क्या करता है बेटा, मानवीय व्यवहार का, हमारा जो बिहेव है वो कैसा है, जिससे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने एवं विश्लेषण करने में मदद करती है। आप सिंपल से वे से समझो कि अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। तो ये धन का अध्ययन करती है, लेकिन धन की जरूरत किसको होती है, मनुष्य को होती है। तो इसीलिए इनडायरेक्टली किसका अध्ययन कर रही है, मानवीय व्यवहार का अध्ययन कर रही है। और मानव है, मनुष्य है, वो अर्थ यानी धन को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है और उन क्रियाओं से फिर क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन समस्याओं का विश्लेषण करने में अर्थशास्त्र हमारा और समझाने में मदद करता है। यहाँ आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय धन से संबंधित क्रियाओं से है। मनुष्य की रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा भी अनेक आवश्यकताएं हैं तथा उनको पूरा करने वाले साधन यानी धन और पैसा है वो सीमित है। उन्हीं असीमित आवश्यकताओं में कौन कौन सी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, इस विषय की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है बेटा, अर्थशास्त्र से मिलती है। तो फर्स्ट मैंने छोटे छोटे कुछ वर्ड्स में लिखा है, यानी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के मैंने लिखा है, क्योंकि 10th क्लास से जब आप 11th में आते हो तो आप क्वेश्चंस के हैबिचुअल होते हो कि क्वेश्चन फॉर्मेट में हमें पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन 11th में आपका ये पैटर्न चेंज हो जाता है। और जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसमें तो पूरा सा चैप्टर सा होता है, उसकी थ्योरी आपको याद करनी होती है। तो लेकिन फिर भी मैंने यहाँ कोशिश की है कि आपको पहले धीरे धीरे उस व्यवस्था में ढाला जाए। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है बेटा, दो शब्दों से मिलकर बना है। धन प्लस में शास्त्र, अर्थ प्लस में शास्त्र। अर्थ का होता है मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन करना। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे उपभोक्ता अपने सीमित साधनों का प्रयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके और उत्पादक है वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके और समाज का अधिकतम कल्याण हो सके। इसमें हमने 3 चीज़ों का जिक्र किया, एक उपभोक्ता का, एक उत्पादक का और एक समाज का। उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तुओं का उपभोग करता है, तो वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उत्पादक कौन होता है, जो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है, वो अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। समाज के अंदर पैसा गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो उसका मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका जो लाभ है वो पहुँचे। फिर है बेटा उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। फिर कहते हैं उपभोग क्या होता है, फिर उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है, जिससे मनुष्य को उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे भूख लगने पर खाना खाना, पानी पीना, गर्मी में कूलर चलाना, ये क्या है, हम सभी वस्तुओं का इसमें उपभोग कर रहे हैं। उपभोग है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा वस्तुओं का उपभोग, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, सोना आदि। एक होता है सेवाओं का उपभोग, डॉक्टर से इलाज करवाना, दर्जी से सूट सिलवाना, वकील की सेवा लेना, ये सारे। और फिर मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए लिखा है, और इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे। यदि हम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग नहीं करेंगे तो इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई जूते ना डाले तो क्या जूते बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। इसी प्रकार लोग किताबें ना पढ़े तो क्या किताबें बनाई जाएंगी, नहीं बनाई जाएंगी। तो फिर हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि उत्पादन क्या होता है। उत्पादन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलना। कच्चे माल को हम क्या करते हैं बेटा, उपयोगी वस्तुओं में बदल देते हैं, वो हमारे काम आने वाली वस्तु बन जाती है।
उपभोग के लायक बन जाती है। अगर आपके घर में लकड़ी का गट्ठा पड़ा है, मान लो लकड़ी कई बार हमारे घर में इकट्ठी करके रख देते हैं, मोटी जो पेड़ी है, जैसे हम पेड़ का मोटा तना है वो रख देते हैं, पड़ा होता है, कई घरों में मिल भी जाता है। तो अगर वो वैसे ही पड़ा है तो क्या वो कोई काम आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अगर हम उसको मेज़ दरवाजे बना लेते हैं तो वो क्या हो गया, वो हमारे यूज़ में आ जाता है, तो वो लकड़ी है वो उपभोग के योग्य बन जाती है। तो इसी को उत्पादन कहा जाता है। तो इसके हम दोबारा पढ़ते हैं बेटा। उत्पादन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। या हम इनपुट को, यानी हम क्या करते हैं, इनपुट होता है बेटा जो साधन होते हैं ना, उनको हम आउटपुट में चेंज करते हैं, यानी जो हमारी उपयोगी वस्तुएं होती हैं उनको उनके अंदर बदल देते हैं। फिर उत्पादन कौन करता है? तो उत्पादन करने वाला कौन होता है? उत्पादक। तो उत्पादक किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो कच्चे माल को तैयार माल में बदल देता है, जैसे लकड़ी से मेज़, कुर्सी, दरवाजे बनाना तथा उनकी बिक्री से लाभ कमाता है, उसे हम उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो सभी उत्पादन इकाइयाँ मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। अब बेटा हम एकदम से अर्थव्यवस्था पे आ गए, तो क्या है अर्थव्यवस्था? अब जैसे उत्पादन, उपभोक्ता, सरकार, कल्याण, इसकी बात की ना, ये सारे किस में रहते हैं? एक देश के अंदर रहते हैं। अब देश का भी तो कारोबार चलता है, ठीक है। देश के अंदर जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो किस में होती हैं? अर्थव्यवस्था में होती हैं। उसको हम अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। तो सभी उत्पादन इकाइयाँ मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी, कपड़ा, स्वच्छ जल, स्वस्थ, मनोरंजन आदि के लिए कई प्रकार की आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं करता है। इन सभी का उत्पादन एक देश की अर्थव्यवस्था में ही किया जाता है। तो दैनिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो दैनिक क्रियाओं को हमने 2 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट है हमारा आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं बेटा? जो क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, जैसे खेती करना, डॉक्टरी करना, नौकरी करना आदि। गैर आर्थिक क्रियाएं, जो क्रियाएं बिना धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। 9th से आप पढ़ते आ रहे हो बेटा इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, अपने बच्चों को बढ़ाना, ये सारी क्या हैं? गैर आर्थिक क्रियाएँ हैं। फिर आर्थिक क्रियाओं को आगे कितने भागों में बांटा गया है? उसको 4 भागों में 5 भागों में बांटा गया है। उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय और वितरण। तो उत्पादन तथा उपभोग के बारे में तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पढ़ेंगे। आगे आता है बेटा निवेश क्या होता है? निवेश उन परिसंपत्तियाँ क्या हैं? दुकान खोलने पर किया गया खर्च, फैक्ट्री लगाने पर किया गया खर्च और की खरीद पर किया गया खर्च जो आगे धन कमाने में सहायता करता है। यानी निवेश किसे कहते हैं बेटा? जो परिसंपत्तियों का, जिसे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। सिंपल सी लाइन लिखनी होती है, निवेश से अभिप्राय परिसंपत्तियों का निर्माण करने से हैं। तो मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है परिसंपत्तियां क्या होती हैं? जैसे दुकान खोलेंगे तो हम पैसा तो लगेगा ना, फैक्ट्री है वो भी हमारी क्या है? परिसंपत्ति है। फैक्ट्री हमने क्यों खोली? क्योंकि हमें आगे उससे आय प्राप्त हो रही है। उपभोक्ता के पास कुल आय में वह उपभोग वस्तु ये खरीदता है और कुछ उसमें से वो बचत कर लेता है, उसको भी हम निवेश कहते हैं। जैसे वाई, C+I है। C+ क्या है? C होता है बेटा कंजम्पशन, उपभोग, I होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो इसी प्रकार हम YS कैसे निकालेंगे? या तो हम क्या करते हैं, उपभोग को निवेश कर लेते हैं अपनी पूरी इनकम का, या फिर अपनी पूरी इनकम को C+S कंजम्पशन करते हैं और सेविंग कर लेते हैं। उपभोक्ता अपनी आय का उपभोग करने के बाद बचती है या फिर बचत के रूप में रख लेता है या फिर निवेश कर देता है। फिर बचत और निवेश के बारे में, बचत के बारे में पढ़ेंगे। बचत क्या है? आय का वह भाग जो उपभोग के रूप में या निवेश के रूप में खर्च नहीं किया जाता है। वितरण क्या है बेटा? वितरण का अर्थ होता है बांटना। जैसे कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि उत्पादन के 4 साधन हैं, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। तो उत्पादन के साधनों के बीच आय का सही वितरण करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि सभी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो कैसे मिलता है बेटा? श्रम को क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है, तो ये इनकी आय है। भूमि को लगान मिलता है तो ये भूमि की आय है। पूंजी को ब्याज मिलता है तो ये पूंजी की आय है। उद्यमी को लाभ मिलता है। उद्यमी का मतलब होता है बेटा जो सारे का अपना कारोबार चलाता है। जैसे उद्यमी हम मानेंगे, जैसे एक फैक्ट्री का, जिसने फैक्ट्री लगाई है, जो फैक्ट्री का मालिक है वो कौन है? उद्यमी है, जो रेख देख करता है अपने कारोबार की। वो लाभ प्राप्त करने के लिए तो लगाता है, तो लाभ उसकी क्या है? आय है। फिर आता है बेटा विनिमय किसे कहते हैं? विनिमय क्या है? विनिमय के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री की जाती है जो आजकल पैसे के माध्यम से होती है। पहले वस्तुओं का वस्तुओं से लेन देन होता था, लेकिन आजकल हम किससे करते हैं? पैसे से करते हैं। तो हम नेक्स्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा और पढ़ते थे। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र को वैसे तो अंग्रेजी में हम इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं और कहेंगे भी रेगुलर इसको।
1933 में इसको रैगनर फ्रिश ने 2 भागों में बांट दिया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। बस आज हम इतना ही करेंगे। तो इस वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ आप ज़रूर देंगे। थैंक यू।